जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और हाल फिलहाल के एग्ज़ामों में पूछे भी गए हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, मध्यम वर्ग पर पश्चिमी देशों का एक पागलपन चढ़ा हुआ है। इस पागलपन में उसने उपभोग को ही अपना जीवन शैली बना ली है। तो यह स्टेटमेंट किसने दी है? तो यह दीपांकर गुप्ता है, जिन्होंने भारत के संदर्भ में कहा कि जो भारत का मध्यम वर्ग है वह पश्चिमी देशों की जीवन शैली को अपना रहा है। जिस तरह पश्चिमी जीवन शैली में भौतिक वस्तुओं का महत्व बढ़ा है, उसी तरह से आज भारत के मध्यम वर्ग में भी भौतिक वस्तुओं की चाह बढ़ी हुई है, उपभोग की चाह बढ़ी हुई है। अगला है द ग्रेटर कॉमन गुड्स 1999 जो है पुस्तक, यह अरुंधति राय के द्वारा दी गई है। तो अगला स्टेटमेंट है, किसी भी समाज में बाहुल आधुनिकताएं नहीं हो सकती। तो यह किसका स्टेटमेंट है कि किसी भी समाज के में बाहुल आधुनिकताएं नहीं हो सकती हैं, मल्टीपल मॉडर्निटी नहीं पाई जा सकती। ऐसा कौन कहते हैं? आइजन स्टेट कहते हैं, जिन्होंने कहा कि किसी एक भी समाज में एक साथ अनेक आधुनिकताएं नहीं पाई जा सकती हैं। अगला है, हमारे देश में परंपराओं ने आधुनिकता के साथ अनुकूलन कर लिया है और यहाँ परंपराओं का आधुनिकीकरण हो गया है। तो यह मोस्ट स्टेटमेंट योगेंद्र सिंह का है। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि भारत में जो है परंपराओं ने आधुनिकता के साथ जो है अनुकूलन कर लिया है। तो जो आधुनिकता और कुछ नहीं है, परंपराओं का आधुनिकीकरण है, ऐसा योगेंद्र सिंह कहते हैं। अगला है, आधुनिकता का सीधा संबंध वैचारिकी के साथ है और इसका अर्थ यह हुआ कि आधुनिकता और परंपरा में अंतर मूल्यों के आधार पर किया जा सकता है। तो पार्सन्स ने कहा कि आधुनिकता का जो सीधा संबंध है विचारधारा से है, वैचारिकी के साथ है। जब हम आधुनिकता और परंपरा के अंतर्गत अंतर करना है हमें, तो आधुनिक समाज में क्या विचारधारा चल रही है, परंपरागत समाज में क्या विचारधारा है, इन मूल्यों के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। जैसे कि परंपरागत समाज में क्या था विचारधारा कि अपनी ही जाति में विवाह करना होता था, लेकिन आज आधुनिक समाज में योग्यता के आधार पर भी विवाह हो रहे हैं, वर्गीय समाज पाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें पार्सन्स करते हैं। हाँ। अगला है, आधुनिकता के मूल्यों को क्रियान्वित किया जाता है तो परंपराएं विकल्पों के अपनाने के आड़े आती हैं। तो जब आधुनिकता के मूल्यों को हम अपनाने की बात करते हैं या क्रियान्वयन में लाते हैं, तो परंपरा जो होती हैं, परंपरा के जो मूल्य होते हैं वह उसका विरोध करते हैं। इसी को ध्रुवी द्विभागीकरण कहा जा सकता है, ऐसा पार्सन्स ने कहा है कि जब हम आधुनिक मूल्यों का समावेशन करेंगे तब परंपराएं उसका विरोध करेंगी। अगला है, वे समाज जो आधुनिक होते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे भावात्मक तटस्थता, विशिष्टता, सार्वभौमिकता और उपलब्धि और सामूहिकता के मूल्यों पर अपने व्यवहार लाएंगे। तो इन्होंने कहा जो आधुनिक समाजों की जो प्रमुख विशेषता है कि आधुनिक समाज में लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे से तटस्थ रहेंगे, अर्थात बहुत ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव नहीं रहेगा। विशिष्टता रहेगी, सार्वभौमिकता रहेगी, उपलब्धि रहेगा और सामूहिकता रहेगी। वस्तुओं के उत्पादन में कलेक्टिव होगा, सामूहिक उत्पादन करेंगे। तो इन सब मूल्यों को जब हम अपने व्यवहार में शामिल कर लेते हैं तब हम आधुनिक हो जाते हैं, ऐसा पार्सन्स कहते हैं। अगला है, आधुनिकता एक अनिवार्य लक्षण आंदोलन है
और कभी कभी ये आंदोलन क्रांति का भी रूप ले लेते हैं। तो आइजन स्टेट ने कहा कि आधुनिकता का एक अनिवार्य लक्षण आंदोलन है। अगला है इंडिया एनोदर मिलेनियम 2000 जो पुस्तक है यह रोमिला थापर की है। इसमें इन्होंने दलित वर्गों का आधुनिकता के प्रतिजो बोध का विश्लेषण किया है कि दलित वर्ग आधुनिकता के युग में कहाँ है, उसका विश्लेषण जो है रोमिला थापर करती हैं और आधुनिकता का दलित वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा है उसकी बात करती हैं रोमिला थापर। अगला प्रश्न है परंपरा व्यक्ति केंद्रित नहीं है। तो डीपी मुखर्जी का स्टेटमेंट है परंपराएं जो होती हैं वह व्यक्ति केंद्रित नहीं होती हैं, अर्थात व्यक्ति अकेले किसी परंपरा का निर्माण नहीं करता। परंपरा जो है समाज निर्मित होती है, समूह निर्मित होती है। जब समाज मान्यता देता है तभी कोई परंपरा मानी जाती है। अगला है भारतीय समाज की परंपराओं में व्यक्ति की धारणा कोई स्थान नहीं रखती है। जाति आदिवासी ग्रामीण समुदाय और परिवार की व्यवस्थाओं को जोड़ने का कार्य ये परंपराएं करती हैं। होमो हायरार्किस पुस्तक में 1970 में लुइस ड्यूमा कहते हैं कि भारतीय समाज में जो परंपराएं हैं उनमें जो व्यक्ति की विचारधारा होती है, विचार होता है, उसका कोई स्थान नहीं होता, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की विचार का कोई स्थान नहीं होता। जो परंपराएं होती हैं उसको व्यक्ति को पालन करना पड़ता हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, व्यक्ति उसको पालन करना पड़ता है। अगला है माधोपुर उत्तर प्रदेश का अध्ययन किया है बर्नार्ड कोहेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी हाल के एग्जाम में किसी स्टेट लेवल एग्जाम में पूछा गया था। किसने कहा कि हमें भारत में नई परंपरा बनानी चाहिए जिसमें मार्क्सवाद हो, वेदांत हो और प्रजातंत्र हो। तो डीपी मुखर्जी जो है मार्क्सवादी माने जाते हैं। उन्होंने कहा भारत में नई परंपरा बनानी चाहिए जिसमें मार्क्सवाद भी हो, वेदांत भी हो, प्रजातंत्र हो, तीनों का समावेश होना चाहिए। अगला है ट्रेडिशनल इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज, परंपरा और आधुनिकता की बात इसमें करते हैं मिल्टन और सिंगर। किशनगढ़ी अलीगढ़ का अध्ययन जो किया है मैकिम मैरियट ने किया है। और किशनगढ़ी अलीगढ़ का अध्ययन करने के बाद उन्होंने लघु और बृहत परंपरा का प्रयोग करते हुए सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की जो है अवधारणा दी है। तो लघु और बृहत परंपरा का जो सर्वप्रथम बात करते हैं वह रॉबर्ट रेडफील्ड है। इनके अलावा मिल्टन सिंगर भी लघु एवं बृहत परंपरा की चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम लघु एवं बृहत परंपरा की बात रॉबर्ट रेडफील्ड ने की है। लघु एवं बृहत परंपरा के आधार पर सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा मैकिम और मैरियट देते हैं। अगला है किसने कहा है कि यह एक आवश्यक नहीं है कि आधुनिकता अनिवार्य रूप से परंपरा को ही करती हो। आधुनिकता अनिवार्य रूप से परंपरा को ही करती है। यह भी देखा गया है कि कई बार आधुनिकता के हाथों परंपरा अधिक शक्तिशाली भी हो जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है कि कमजोर करती हो, यहाँ होना चाहिए। तो योगेंद्र सिंह कहते हैं कि जरूरी यह नहीं है कि आधुनिकता आएगी तो परंपरा कमजोर होगी। कई बार आधुनिकता जो है परंपरा को मजबूत करती है, जैसे जाति प्रथा इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है, चुनाव में उसका प्रयोग काफी हो रहा है। तो ये चीजें जो है योगेंद्र सिंह कहते हैं। क्रियाओं के 4 स्तरों की चर्चा की है। अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता, संज्ञानात्मक स्तर, रागात्मक स्तर और मूल्यांकनात्मक स्तर। तो इन जो चारों स्टेज की बात करते हैं वह टालगट पार्सन्स करते हैं और इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता, संज्ञानात्मक स्तर, रागात्मक स्तर और मूल्यांकनात्मक स्तर। खास करके नेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद
सामाजिक क्रिया के अंतर्गत इन्होंने व्यक्तित्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था की चर्चा की है। तो इन्होंने 3 प्रकार की व्यवस्थाओं की भी चर्चा की है, जिसमें इन्होंने व्यक्तित्व की व्यवस्था, सामाजिक की व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, इन तीनों की बात भी की है। तो यह भी नेट में कई बार पूछा गया है। अगला है आदर्शवाद और प्रत्यक्षवाद की मान्यताओं को समन्वित करते हुए अपने सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो सोशल सिस्टम की बात करते हैं पार्सन्स, जिसमें इन्होंने आदर्शवाद और प्रत्यक्षवाद की मान्यताओं को एक साथ जोड़ने का जो है प्रयास किया है। अगला प्रश्न है पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए 4 प्रकारों का या पैराडाइम्स को जो है प्रस्तुत किया है। वह इस प्रकार है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजिल मॉडल। तो इनकी जो प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं, प्री रिक्वेस्टीज हैं, फंक्शनल प्री रिक्वेस्टीज, वह एजिल मॉडल है। तो एजिल मॉडल में इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। एडॉप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी है। अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, प्रतिमान, अनुरक्षण। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगला स्टेटमेंट है केवल उन परंपराओं को छोड़ देना चाहिए जो मानवता के विरोधी हैं। तो गांधी और नेहरू जो हैं परंपरा के समर्थक थे, हिंदू धर्म के समर्थक थे। इन्होंने कहा कि जो भारत में परंपराएं हैं, जैसे अछूत की परंपरा, इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, अर्थात जो समाज के लिए हानिकारक हैं उनको छोड़ देना चाहिए, जो मानवतावाद के विरोधी हैं उसको छोड़ देना चाहिए। बाकी परंपराएं नुकसानदायक नहीं है। परंपराएं समाज पर नियंत्रण रखती हैं, समाज को कंट्रोल रखती हैं। तो ऐसा गांधी और नेहरू का मानना है। आगे है किसने पहली बार आधुनिकता और सामाजिक परिवर्तन को सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में देखा है। तो यहाँ पूछा आधुनिकता और सामाजिक परिवर्तन को सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में देखने का जो है पहली बार श्रेय दिया जाता है, वह योगेंद्र सिंह को दिया जाता है। इनकी पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इसमें इन्होंने चर्चा की है। और कल्चरल चेंज इन इंडिया 2000 में योगेंद्र सिंह आधुनिकता और सामाजिक परिवर्तन की बात जो है करते हैं। अगला है आधुनिकता ने परंपरागत समाज को एक नई भूमिका संरचना प्रदान की है, रोल स्ट्रक्चर प्रदान की है। तो यह स्टेटमेंट जो है योगेंद्र सिंह से संबंधित है। इन्होंने कहा कि आधुनिकता परंपरागत समाज को एक नई भूमिकाएं या रोल स्ट्रक्चर प्रदान करती है। अगला है फोर्डवार्ड की अवधारणा का ताल्लुक उत्तर उद्योगवाद व्यवस्था के एक विशेष संगठन से है, जिसके द्वारा उच्च पूंजीवाद में बहुमात्रा में उत्पादन को व्यवस्थित किया जाता है। तो फोर्डवाद के जनक जो है हेनरी मैन कहते हैं कि यह फोर्डवाद जो है यह एक अवधारणा है जो कि उत्तर औद्योगिक व्यवस्था में एक विशेष संगठन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा बहुत मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अगला है फोर्डवाद में उत्पादन वैज्ञानिक प्रबंधकों के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, उसे कहते हैं। तो जब फोर्डवाद में उत्पादन वैज्ञानिक सिद्धांतों या प्रबंधकों के आधार पर किया जाता है तो उसको टेलरवाद कहते हैं। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर कहते हैं, इन्हीं के नाम पर टेलरवाद भी पड़ा है। फोर्डवाद के उत्पादन में जब वैज्ञानिक प्रबंधनों के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम टेलरवाद कहते हैं। उसके बाद उत्तर फोर्डवाद को लोकप्रिय बनाया है तो मिचेल पाइयोरे एंड चार्ल्स सेवेल। मिचेल पाइयोरे और चार्ल्स सेवेल हैं जिन्होंने
उत्तरफोर्डवाद को लोकप्रिय बनाया है। इनकी पुस्तक है द सेकेंड इंडस्ट्रियल डिवाइड। तो मिशेल पाइगोरे और चार्ल्स सेबेल की पुस्तक जो है द सेकेंड इंडस्ट्रियल डिवाइड में इन्होंने उत्तरफोर्डवाद शब्द का जो है प्रयोग किया है। अगला है आधुनिक समाज को बहुत बड़ा झटका सूचना प्रक्रिया तकनीक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ने दिया है। सॉरी, यह आधुनिक नहीं औद्योगिक समाज है। औद्योगिक समाज को बहुत बड़ा झटका सूचना प्रक्रिया तकनीक अर्थात इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ने दिया है। अब संपूर्ण उत्पादन का आधार बहुमात्र उत्पादन हो गया है। संपूर्ण उत्पादन का आधार बहुमात्र उत्पादन हो गया है। यह किसने कहा है? मैनुअल कैसल। मैनुअल कैसल कहते हैं कि औद्योगिक समाज में बहुत बड़ा झटका जो है सूचना प्रक्रिया तकनीकी या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ने जो है औद्योगिक समाज में परिवर्तन लाया और इन्होंने इंफॉर्मेशन सोसाइटी की बात कही है मैनुअल कैसल ने। तो इनसे भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत पूछे जाते हैं, इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं। इस बार भी पूछी गई थी एक दो की पुस्तकें। तो इन्होंने कहा कि संपूर्ण उत्पादन का आधार जो होगा वह बहुमात्र उत्पादन हो गया है। अगला है यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके विचार सूचना और ज्ञान के अन्य ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे जिसमें विचार सूचना और ज्ञान के अन्य प्रकार आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में श्रमिक शक्ति को शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता, वस्तुओं का वितरण नहीं करना पड़ता। तो किसने कहा नॉलेज का प्रयोग करके, जैसे कि आज ई वाणिज्यिक है, ज्ञान के आधार पर ही उसका निर्माण हुआ है। आज व्यक्ति को ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ रहा है, मशीनों का निर्माण करके उत्पादन किया जा रहा है, शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों की बात जो की गई है वह ज्ञान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत की जाती है कि ज्ञान की अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है उसके आधार पर टेक्नोलॉजिकल या सूचनापरक समाज का विकास करते हैं, टेक्नोलॉजीज का विकास करते हैं, जिसके माध्यम से हमें श्रमिक शक्ति अर्थात शारीरिक श्रम कम करना पड़ता है। यहाँ तक कि वस्तुओं के वितरण में भी मशीनों का ही प्रयोग किया जा रहा है। अगला है उत्तरफोर्डवाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका है मिशेल पाइओरे और चार्ल्स सेबेल ने किया है। इसको पहले देख चुके हैं। द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1971 जो पुस्तक है यह अलेन तोरेन की पुस्तक है। तो यह भी कई बार नेट के एग्जाम में पूछी गई है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1971 एलेन तोरेन। अगला प्रश्न है उत्तर औद्योगिक समाज के केंद्र बिंदु ज्ञान और सूचना का नियंत्रण है। ऐसे समाज में तकनीकी समाज का पड़ला सबसे भारी रहा। तो किसने कहा कि उत्तर औद्योगिक समाज का केंद्र बिंदु ज्ञान और सूचना का नियंत्रण है। आज उत्तर औद्योगिक समाज में जिसके पास ज्ञान है सूचना है वह नियंत्रण रखा है। ऐसे समाजों को हम तकनीकी ज्ञान के आधार पर मजबूत मानते हैं, अर्थात जो जिसके पास टेक्नोलॉजिकल का ज्ञान होगा वह विकास करेगा। तो इसको एलन तोरेन ने कहा है, जो स्टेटमेंट दिया है। अगला है औद्योगिक समाज में वस्तुओं का मूल्य यानी कीमत श्रम के आधार पर निर्धारित की थी। उत्पादन में जितना श्रम लगता है उसी के आधार पर वस्तु का मूल्य तय किया जाता है। तो किसने कहा है कि औद्योगिक समय वस्तुओं का मूल्य यानी कीमत श्रम के अनुसार निर्धारित की जाती है। उत्पादन में जितना श्रम लगता है उसी के आधार पर वस्तु का मूल्य तय किया जाता है था। उत्तर आधुनिक समाज में यह पैमाना नहीं रहा है, अर्थात उत्तर आधुनिक समाज में यह पैमाना नहीं रहा है। श्रम का स्थान सूचना ले लिया, अर्थात नॉलेज ने ले लिया है। अब श्रम स्रोत
नहीं रहा है, अब सूचना स्रोत बन गई है। तो डेनियल बेल ने कहा है कि उत्तर औद्योगिक, पहले क्या था, औद्योगिक समाज में होता था कि जो जितना श्रम करेगा, जितना वस्तु में श्रम लगा रहेगा, उसी आधार पर वस्तु का मूल्य होगा। लेकिन इन्होंने कहा कि उत्तर औद्योगिक समाज में अब यह आधार नहीं रह गया, अब आधार यहाँ पे है, सूचना ने ले लिया है। अब सूचना का श्रम स्रोत न रहकर अब सूचना स्रोत बन गई है कि कब किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है, कहाँ इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, कहाँ कैसा है। तो ये जो सूचनाएं जिसके पास है वह ज़्यादा कमाई करेगा। अगला स्टेटमेंट है, सूचना समाज वास्तव में उत्तर औद्योगिक समाज न होकर एक उत्तर कृषिक समाज है। तो कैसेल और तोरेन ने कहा कि सूचना समाज वास्तव में उत्तर औद्योगिक समाज न होकर एक उत्तर कृषिक समाज, पोस्ट एग्रियन सिटी है। तो यह कैसेल और एलन तोरेन का स्टेटमेंट है। अगला है द इंफॉर्मेशन सोसाइटी मैनुअल, कैसेल की पुस्तक है, कई बार पूछी गई है। फेयरवेल टू द वर्किंग क्लास 1982 इसमें विभाजित समाज की बात करते हैं। डेविड डिवाइडेड सोसाइटी की बात करते हैं, आंद्रे घोष। तो यह भी हाल फिलहाल किसी कहीं पूछी गई थी, इसलिए नोट्स में पड़ी हुई है। अगला है घर के काम का पड़ीकरण की चर्चा की है, कमोडिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। तो आंद्रे गोर्ज ने कहा कि अब जो घर का कार्य है उसका भी बाजारीकरण हो गया है। खाने बनाने के लिए कोई मेस रहती है, लड़कियां मतलब उपलब्ध रहती हैं, मेस जिसको बोलते हैं, मिश्रानी। कपड़े धोने के लिए, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, सब कार्यों के लिए अब जो घर के घरेलू कार्य हैं उनका भी बाजारीकरण हो गया, वस्तुीकरण हो गया है। उनके उस श्रम के लिए भी बाजार में लोग उपलब्ध हैं। तो इसका बात करते हैं आंद्रे गोर्ज। अगला है उत्तर औद्योगिक समाज युग की जीवन धारा, सूचना तकनीकी या इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है। तो यह टर्म जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सूचना सोसाइटी की बात होगी तो वहाँ मैनुअल कैसेल होंगे, और सूचना तकनीकी की बात होगी तो वहाँ एलन तुरेन या जॉन एलन तुरेन होंगे। अगला स्टेटमेंट है, उत्तर आधुनिकता एक सांस्कृतिक और ज्ञान मीमांसा की दशा है। इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक सामाजिक संस्थाएं दब जाती हैं और भूमंडलीय समाज ग्लोबल की दिशा की ओर ले जाने वाला एक युगांतर लाता है। तो जिम मैगुनन ने कहा कि उत्तर आधुनिक समाज एक सांस्कृतिक और ज्ञान मीमांसा की दशा है। आज जो है इसका परिणाम स्वरूप जो है, जब संस्कृति और ज्ञान मीमांसा की दशा होगी, ग्लोबलाइजेशन होगा, उसके परिणाम स्वरूप जो है आधुनिक सामाजिक संस्थाएं दब जाती हैं और वैश्वीकरण का बाजार ग्लोबल की ओर यह बढ़ने लगता है। अगला है उत्तर आधुनिकता आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाले एक स्वरूप है। उत्तर आधुनिकता जो है वह आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला एक स्वरूप है। यह एक विखंडित फ्रेगमेंटेड आंदोलन है जिनमें सैकड़ों फूल खिल सकते हैं। उत्तर आधुनिक में बहुसंस्कृतियों का निवास हो सकता है। तो इन्होंने कहा जब आधुनिक समाज से उत्तर आधुनिक समाज में होगा तो यह विखंडित होगा, अलग अलग स्थान के लोग, अलग अलग लोग आकर रहने लगेंगे, और जिसमें सैकड़ों फूल अर्थात कई अलग अलग संस्कृतियां हमें देखने को मिलती हैं। तो यह जो स्टेटमेंट है यह रिचर्ड गोट का स्टेटमेंट है। किसका? रिचर्ड गोट का। तो शब्द याद रखेंगे, विखंडित या फ्रेगमेंटेड सोसाइटी कहा है। इन्होंने उत्तर आधुनिक समाज को कहा कि आधुनिकता से मुक्त करके एक विखंडित फ्रेगमेंट आंदोलन या समाज है।
जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। आगे है जॉर्ज रिटर का स्टेटमेंट है, उन्होंने उत्तर आधुनिकता के बारे में क्या क्या कहा है। तो उत्तर आधुनिकता का मतलब ऐतिहासिक काल से है। यह काल आधुनिकता के काल के समाप्ति के बाद प्रारंभ होता है। उसके बाद इन्होंने कहा उत्तर आधुनिकता का संदर्भ सांस्कृतिक तत्वों से है। इसका महत्व है कला, फिल्म, पुरातत्व इसी तरह के सांस्कृतिक वस्तुओं से है, जो संपूर्ण अवधारणा सांस्कृतिक है। तो इन्होंने उत्तर आधुनिकता को एक सांस्कृतिक अवधारणा माना है। इसके बाद उन्होंने कहा कि उत्तर आधुनिकता सामाजिक सिद्धांत से तात्पर्य उस सिद्धांत से है जो सामान्य समाजशास्त्री सिद्धांत से अलग हो। तो इन्होंने कहा कि उत्तर आधुनिकता में वह सामाजिक सिद्धांत आएंगे जो सामान्य समाजशास्त्री सिद्धांत से अलग हो। उसके बाद उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिक सामाजिक सिद्धांत में जॉर्ज रिटर ने अंतर किया है। तो एक बार इनकी स्टेटमेंट फिर से देख लेते हैं कि इन्होंने कहा कि उत्तर आधुनिकता का मतलब ऐतिहासिक काल से है जो आधुनिकता के बाद आता है। उत्तर आधुनिकता का संदर्भ सांस्कृतिक तत्वों से है। इन्होंने कहा कि कला, फिल्म, पुरातत्व इसी तरह के जो सांस्कृतिक वस्तुएं हैं, जब इनमें परिवर्तन आता है या संपूर्ण अवधारणा बदलती है, कल्चर बदलता है, तो वह उत्तर आधुनिकता होता है। इसके बाद इन्होंने कहा उत्तर आधुनिकता सामाजिक सिद्धांत से तात्पर्य ऐसे सिद्धांत से है जो उसके पहले व्याप्त सिद्धांत में से अलग हों या परिवर्तित हों। इनके अलावा इन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिक सामाजिक सिद्धांत में अंतर भी बताया है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।